हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स इन सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर फॉर जून 2019 एंड ये स्पेशल सीरीज हम कर रहे हैं एमडीयू एंड सीआरएसयू स्टूडेंट्स के लिए। एंड देखिए यहाँ पे इससे पहले हम 4 पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4A। आज हम सीरीज में डिस्कस करेंगे पेपर 4B। सो सभी की यहाँ पे कंप्लेंट्स थी कि मैम 2 पेज व्यू ना रखा जाए, सिंगल पेज व्यू रखा जाए, बिकॉज आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल अब ध्यान रखा जाएगा। एंड आप सभी को होप अब अच्छे से दिख रहा होगा कि क्या स्क्रीन पर लिखा है। एंड आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर। एंड देखिए 1.5 घंटे का आपका ये पेपर रहता है, ठीक है। ओवरऑल आपका 1.5 घंटे का रहता है एंड 40 मार्क्स का आपका इसका ये पेपर आपको देना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। एंड फर्स्ट यहाँ पर है मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, सेकंड है एजुकेशन एज अ सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट्स बहुत टाइम सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें डिफ़िकल्ट लगता है, इसमें समझ नहीं आता क्या पढ़ें। तो देखिए इस सब्जेक्ट में थ्योरी ही है एंड थोड़ा सा इलेबोरेटेड थ्योरी है। एक बार अगर आप चीज़ें समझ लेते हो तो बहुत ईजी है इस सब्जेक्ट को करना, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट का नाम है, कि डिसिप्लिन्स यहाँ पे किस डिसिप्लिन की बात हो रही है। क्या ये वो डिसिप्लिन है जो स्कूल में मेंटेन रखने को बोला जाता है कि क्लास में चुप रहो, स्टेयर्स पे अच्छे से चलो, लाइन बनाकर स्कूल में चलो, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आप क्लास के साथ मूव कर रहे हो, तो क्या ये इस डिसिप्लिन की बात हो रही है? तो नहीं। यहाँ पे देखिए इस सब्जेक्ट में बात होती है एकेडमिक डिसिप्लिन्स की, ना कि मैनर्स वाला डिसिप्लिन दैट यू हैव टू ओबे, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। अगर एकेडमिक वर्ड नहीं भी लिखा हो तो आपको समझ जाना है डिसिप्लिन्स का मतलब आपसे पूछा, अगर मीनिंग पूछा है या और कुछ पूछा है, कि बात हो रही है एकेडमिक डिसिप्लिन्स के बारे में, राइट। बी पार्ट है यहाँ पे एजुकेशन एज अ सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम, ठीक है। दोनों को ही समझेंगे ब्रीफ में। तो आंसर आपको किस तरीके से लिखना होता है, देखिए ये क्वेश्चंस आपके हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। 4 यहाँ पे 4 + 4 8 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट रहता है। एंड क्वेश्चन 1 जनरली आपका कंपल्सरी होता है, बट इस बार आपको एमडीयू स्टूडेंट्स का जो न्यू पैटर्न आया है उसमें आपको छूट है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हो, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट से आपको एनी ऑफ द 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर है मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। पहले हम बताएंगे एटिमोलॉजिकली कि एकेडमिक डिसिप्लिन वर्ड का, देखिए इस शब्द का क्या मतलब होता है वो हमें बताना है। तो द टर्म एकेडमिक डिसिप्लिन सर्टेनली इनकॉर्पोरेट्स मेनी एलिमेंट्स ऑफ मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसमें कई सारे वही एलिमेंट्स हैं, वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक डिसिप्लिन वर्ड में होते हैं। एज स्कूल डिसिप्लिन, कौन सा? स्कूल वाला डिसिप्लिन दैट वी हैव टू मेंटेन while we are in the school. Not only the school discipline, there is a discipline जो हमें एक सोसाइटी में भी मेंटेन करना होता है, and at other places also we have to maintain, right? At the same time it has also become a technical term for organization of learning and systematic production of a new knowledge. अब साथ में ये क्या बन गया है, ये एक टेक्निकल टर्म बन गया है कि एक लर्निंग का जो वे है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, किस तरह से नॉलेज का जो सिस्टम है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए सिस्टमेटिकली, ठीक है। ऑफन डिसिप्लिन्स आर identified with taught subjects, but clearly not every subject taught at university can be called a discipline. अब देखिए जो भी सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं हम सभी को डिसिप्लिन नहीं बोल सकते हैं, बट एक पार्ट के सब पार्ट्स जो होते हैं दैट आर बेसिकली डिसिप्लिन्स। जो स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेजेस में बैचलर्स में क्रेडिट्स वगैरह लिए हैं, डिसिप्लिन्स चूज किए हैं, ऐसे ही इग्नू में ये बहुत फेमस है कि वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम और डिसिप्लिन्स होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे किस डिसिप्लिन की बात हो रही है और बेसिकली एकेडमिक डिसिप्लिन्स क्या होते हैं, राइट। ऑफन डिसिप्लिन्स आर आइडेंटिफाइड विद टॉट सब्जेक्ट्स, बट क्लियरली not every subject taught at university can be called a
discipline, right? Discipline has many more attributes than the fact that something that is taught is in academic setting. ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम समझेंगे तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे. करेक्टरिस्टिक्स क्या है? There is a list of criteria and characteristics which indicates whether a subject is indeed a distinct discipline. They are as follows. Discipline have a particular ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. अब देखिए डिसिप्लिन के बाद डिसिप्लिन के पास एक ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च का, चाहे वो लॉ फील्ड का हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो. सोसाइटी से रिलेटेड कौन सा होगा? सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट. ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, मतलब उसका एक ना एक कोई फील्ड या क्षेत्र होता है बेसिकली रिसर्च का. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि डिसिप्लिन के पास क्या होगा? एकेडमिक डिसिप्लिन के पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च उसके पास होगा. आगे बढ़ेंगे. डिसिप्लिन हैव अ बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज रेफरिंग टू देयर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च विच इज स्पेसिफिक टू देम एंड नॉट जनरली शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन. अब देखिए एक डिसिप्लिन के बाद पास जो उसका स्पेशल नॉलेज है वो दूसरे डिसिप्लिन से वो शेयर नहीं करता है. वो चीज स्पेसिफिकली वो रिसर्च आपको दूसरे में देखने को नहीं मिल रही जनरली. ओके, तो ये चीज यहाँ पर रही. डिसिप्लिन हैव थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स दैट कैन ऑर्गेनाइज दैट एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज इफेक्टिवली. अब यहाँ पे बात हो रही है कि डिसिप्लिन के पास थ्योरीज होती हैं, कंसेप्ट्स होते हैं दैट कैन ऑर्गेनाइज एंड एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज इफेक्टिवली. तो देखिए हर एक डिसिप्लिन के पास अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक डिसिप्लिन अपनी ही नॉलेज देता है. फॉर एग्जांपल लॉ फील्ड के जो डिसिप्लिन्स हैं वो लॉ के बारे में बताएंगे, उसके ही क्षेत्र से रिलेटेड होंगी. ऐसे ही जो सोसाइटी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी के हैं तो उसी से रिलेटेड बताएंगे. तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड होते हैं, वो उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड होते हैं और उसी पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन के स्पेशल उसको बनाते हैं, उसकी स्पेशलिस्ट नॉलेज बनाते हैं. ठीक है, स्पेसिफिकली उसी के करेक्टरिस्टिक्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. एकेडमिक यहाँ पे है, एकेडमिक डिसिप्लिन्स यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, तो मतलब एक स्पेसिफिक टर्म्स उनके साथ जुड़ी होती हैं. ठीक है, अब जैसे देखिए बहुत सारी, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी के साथ बहुत सारी ऐसी टर्म्स जुड़ी हैं जो सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड है और सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, ऐसे ही आप और सब्जेक्ट्स में भी देख सकते हैं. अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो सोशियोलॉजी में टर्म रिलेटेड है जैसे कि सोशलाइजेशन, तो वो और सबसे रिलेटेड नहीं है, वो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है. बायोलॉजी में जो टर्म्स है वो औरों से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, और अ स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज एडजस्टेड टू देयर रिसर्च ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में बात क्या हो रही है, इसी के सेकंड हाफ में पॉइंट के, कि जो उसकी पर्टिकुलर एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है एक डिसिप्लिन की, वो उसी रिसर्च ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है. ठीक है, डिसिप्लिन हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक रिसर्च मेथड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट एंड मे बी मोस्ट क्रूशियल. ठीक है, and disciplines must have some institutional manifestation in the forms of subjects taught at university or college, respective academic departments and professional associations connected to it. तो ये जनरल पॉइंट्स हैं. देखिए जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं एज वी हैव डिस्कस्ड, आपको याद क्या रखना है कि डिसिप्लिन जो होता है वो अपनी ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है. एक डिसिप्लिन के जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होते हैं, वो दूसरे से जनरल नहीं होते हैं, दूसरे के अपने अलग होंगे. ठीक है, तीसरा यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है कि एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज इफेक्टिवली एक डिसिप्लिन की होती है, मतलब एक डिसिप्लिन की अपनी ही थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो उसी में इफेक्टिवली उसी की नॉलेज होती है. बेसिकली वो नॉलेज आपको और किसी में नहीं मिलेगी. ठीक है, अब और क्या बताया हुआ है कि एक डिसिप्लिन की अपनी ही टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अपनी ही एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है. आप चाहें तो इस पॉइंट को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. इतने अगर आप लिख देते हैं तो दैट्स इनफ. 5 पॉइंट यहाँ पे आपके बन जाते हैं. एंड यहाँ पे आप चाहें तो स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट भी बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे 2 पॉइंट्स और है कि स्पेसिफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट होती है हर एक डिसिप्लिन की, अपना ही एक रिसर्च मेथड होता है हर एक डिसिप्लिन का. साथ में डिसिप्लिन मस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन
इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स टॉट। एक उनका अपना ही इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन होता है हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। मतलब देखिए यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो वो उसी की बात हो रही है कि हर एक इंस्टीट्यूट में उसका एक अलग से इंस्टीट्यूट लेवल पे लाइक डिवाइड कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे है देखिए पैराग्राफ चेंज हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद, एंड अब हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे। तो आंसर देखिए आप किस तरीके से पर्टिकुलरली लिखा जा रहा है। ठीक है, एंड हेयर वी हैव अ बुक, 5 ईयर बुक है हमारे पास, जिसमें 5 ईयर के लास्ट सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं। MDU और CRSU दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही ये बुक है। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसी बुक से बता रही हूँ, जैसे ये इस बुक का पेज नंबर 96 है और वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए 2015 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं, और हर साल ये बुक अपग्रेड होती रहती है। जैसे कि अब 2021 के एग्जाम्स होंगे तो इसमें 2021 के क्वेश्चन पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 2020 के क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि 2020 में आपके हुए थे MCQs एग्जाम्स। तो ये बुक जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ली है बिल्कुल लें, और प्लस जिन्होंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है और लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो वर्किंग है स्टूडेंट्स और BEd कर रहे हैं, जो मदर्स हैं जो ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं एजुकेशन में, तो वो स्टूडेंट्स इन बुक को बिल्कुल लें, एंड दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर श्योर, राइट। सो यहाँ पे है सेकेंड पैराग्राफ, जनरली इट कैन बी सेड दैट मोर ऑफ दीज क्राइटेरिया डिसिप्लिन कैन टेक, द मोर लाइकली इट बिकम दैट a certain field of academic inquiry is a recognized discipline capable of reproducing itself and building upon a growing body of on scholarship। देखिए हर एक फील्ड है, हर एक अपना यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन है हर एक डिसिप्लिन का। ठीक है, हर एक डिसिप्लिन में अपना ही लाइक वो दिन प्रतिदिन रिप्रोड्यूस होता रहता है, एंड उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज है दैट एक डिसिप्लिन अपना जो है उसकी इंक्वायरी के बेस्ड पे इट कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, अब आप देखेंगे हर क्षेत्र है वो आज लिमिटेड है, इतना है, तो वो कल को और बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन की ही बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, तो यहाँ पे BEd का कोर्स होता है, MEd का कोर्स होता है, JBT होती है, PRT, NTT, NPTT, ना जाने कितने कोर्स है, और अभी न्यू कोर्स भी एक आया है हाल ही में, लाइक 3-4 साल हुए हैं उसको आए हुए, BLEd। ठीक है, अब यहाँ पे BLEd के साथ अब देखिए और एजुकेशन पैटर्न में चेंज हो रहा है। BEd के भी टाइप्स होंगे कि 2 ईयर BEd है, 1 ईयर BEd है, 3 ईयर BEd है, तो देखिए यहाँ पे BEd में भी और लाइक ब्रॉड होता जाएगा। तो देखिए हर एक जो फील्ड है या हर एक हम बोलेंगे बेसिकली एकेडमिक डिसिप्लिन है जो उसका इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन है, दैट इज रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ डे बाय डे, राइट। सो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इफ अ डिसिप्लिन इज कॉल्ड स्टडीज, अगर किसी डिसिप्लिन को स्टडीज कहा जाता है, देन इट यूजुअली इंडिकेट्स दैट इट इज ऑफ अ न्यूअर ओरिजिन, कि ये एक न्यूअर ओरिजिन का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए वुमेन स्टडीज का आप ले सकते हैं, या आप और भी कोर्सेज ले सकते हैं जो दिन प्रतिदिन ऐड हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन में, एंड दैट इज मे फॉल शॉर्ट ऑन वन और मोर ऑफ द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल मिलने चाहिए। ठीक है, तभी वो एकेडमिक डिसिप्लिन कहलाएगा, राइट। दिस वुड बी टिपिकली लैक ऑफ थियोराइजेशन और लैक ऑफ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजीज। अगर उसके पास एक पर्टिकुलर, या इसी को एग्जाम्पल ना लेके आप जनरली कुछ भी देख लीजिए, जिसके पास इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, स्पेसिफिक मेथोडोलॉजीज नहीं होगी, या उनका लैक होगा, विच यूजुअली डिमिनिश द स्टेटस ऑफ अ फील्ड ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे किस पे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली रिसर्च पे फर्क पड़ेगा। दीज स्टडीज कैन बी आइदर एम एट रिमेनिंग अनडिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन नहीं कहलाएंगी, एज वुमेन स्टडीज डिड इन द 1970s, और दे कैन इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ देयर डिसिप्लिनराइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, राइट। इतना ब्रीफ में अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इतना स्किप भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। अब देखिए लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड कर दें कुछ पॉइंट से, कुछ इस तरीके से, एंड पैराग्राफ्स को प्लीज अवॉइड करें। अगर आप पैराग्राफ्स इंक्लूड करते हैं तो दैट बिकम्स वेरी बोरिंग। आंसर में कभी भी पैराग्राफ्स को अवॉइड, मतलब इंक्लूड ना करें, हमेशा अवॉइड करें। बुलेट्स में पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को अटेंड करें, या शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखें, राइट। सो दस वी कैन कंक्लूड कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? एक ब्रांच ऑफ लर्निंग है,
ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम ऑफ स्टडी इसको हम बोलेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है, ठीक है। एंड मतलब बैचलर्स के लिए और पोस्ट आपका मास्टर्स के लिए बेसिकली, ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ फील्ड और ब्रांच ऑफ लर्निंग, तो बिल्कुल ये है, फील्ड है और ब्रांच है लर्निंग की। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर और इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होता है, एकेडमिक डिसिप्लिन के द्वारा एक पर्टिकुलर फील्ड जो है उसमें एडवांसमेंट होती है उसकी रिसर्च में, और ऑब्वियसली स्कॉलरशिप तो होती ही है। देन एकेडमिक डिसिप्लिन इज फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्यों बनाया जाता है इसको, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी बनाया जाता है। अब देखिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे सिर्फ बीएड से कंफ्यूज नहीं होना आपको, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, मे बी वो आपकी रिलेटेड हो एकेडमिक डिसिप्लिन से, ठीक है, मे बी वो इंक्लूडेड हो आपकी एकेडमिक डिसिप्लिन से। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी देखिए जो लॉयर बनता है उसके लिए भी होती है, जो डॉक्टर बनता है उसके लिए भी होती है, जो टीचर बनता है उसके लिए भी होती है, सभी के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन अलग है, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में जाएंगे, उस पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन को आप चूज करेंगे, राइट। इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट एंड रिसर्च्ड एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। अब ये क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो स्कूल के बाद आपके हायर स्टडी लेवल पे होती है, पढ़ाई जाती है और सीखी जाती है, उसमें रिसर्च की जाती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन आर एंथ्रोपोलॉजी, स्पेस साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्कोलॉजी एंड एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, इनका इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन होता है। ये टेक्निकल टर्म है और यही आप यूज करें, इससे आपका आंसर इफेक्टिव होगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक डिपार्टमेंट्स। एंड एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ सब डिवीजन ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट एंड रिसर्च्ड एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये नॉलेज कहाँ दी जाती है और ये रिसर्च कहाँ होती है, देखिए नॉलेज टॉट बाय टीचर और लेक्चरर, और रिसर्च किसके द्वारा होगी, स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज को समझे कि टॉट, अब जैसे स्कूल में हम यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग की, टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं, तो वहीं पे एकेडमिक डिसिप्लिन पे मतलब कि आपका हायर लेवल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे टॉट और रिसर्च वर्ड यूज किया जाता है एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। इट इनकॉपरेट्स एक्सपर्टाइज पीपल, प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटीज, चैलेंजेस, स्टडीज। अब देखिए ये सब करता कौन है, ये सब जो एक्सपर्टाइज पीपल होते हैं वो करते हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, कम्युनिटीज फॉर्म होती हैं, एंड सो ऑन द वर्क गोज इन अ डिपार्टमेंट। हम सभी को पता है, आप अपने ही डिपार्टमेंट को लगा लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो उसमें कितने सारे लाइक रिसर्च वर्क्स होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, चैलेंजेस भी वो डिपार्टमेंट फेस करता है, स्टडीज भी होती है, इंक्वायरी भी होती है, कमिटीज भी बनती है, सो lots of work goes on, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रांच ऑफ साइंस आर कॉमनली रेफर्ड एज साइंटिफिक डिसिप्लिन। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक डिसिप्लिन बोला जाता है किसको, यहाँ पे साइंस के डिसिप्लिन को, और उसमें क्या क्या होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। Individual association with academic disciplines are commonly referred to as expertise or specialist. अब देखिए the person who are associated with academic disciplines, the one who teach basically, जो पढ़ाते हैं, they are the specialist or experts of their field of their academic disciplines, right? ये तो common sense है. Other who may have studied other subjects rather than concentrating in a specific academic disciplines are classified as generalists. जो बाकी सबको छोड़ के एक ही like branch में बिल्कुल लग जाते हैं तो दे आर कॉल्ड जनरलिस्ट, राइट। आगे बढ़ेंगे बी पार्ट की तरफ, एजुकेशन एज अ सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन कैसे एक सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम है, पहले यहाँ पे देखिए आप एक्सप्लेन करेंगे एजुकेशन का क्या मतलब होता है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, और एटोमोलॉजिकली भी आप इस वर्ड का क्या मतलब है, कहाँ से डेराइव्ड है, ये सब भी लिख सकते हैं। फिर हम पॉइंट पे आएंगे कि कैसे एजुकेशन सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम है, और इस तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ आंसर को शुरू करते हुए जो पूछा है उस पर आएंगे, ठीक है। 16 मार्क्स में आता है अगर ये बाय चांस, वैसे आएगा नहीं तो और डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो द टर्म एजुकेशन हैज डिफरेंट मीनिंग्स, एजुकेशन टर्म के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है। ईच पर्सन इंटरप्रेट्स द वर्ड इन टर्म्स ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए अगर मेरे लिए एजुकेशन का मतलब कुछ है तो आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए उसकी नीड्स पर्पसेस कुछ और है, मे बी। देखिए यहाँ पे हम कुछ लोगों की बात करते हैं, कुछ लोग
पढ़ते हैं ताकि वो नॉलेज गेन कर सके, कुछ पढ़ते हैं ताकि उनको फ्यूचर में जॉब मिल जाए, कुछ पढ़ते हैं कि बस उनके पास डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबके पर्पस अलग होते हैं, सबकी नीड्स अलग होती है और सबके पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, और उसी हिसाब से हम एजुकेशन को का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग अपने अंदर परसीव करते हैं। ठीक है, द पेरेंट्स, द टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड आर्टिस्ट इंटरप्रेट द टर्म एजुकेशन इन देयर ओन वेज। तो देखिए टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिलीजियस लीडर्स, सबके लिए देखिए अपने अपना ही मतलब होता है एजुकेशन का। ठीक है, पेरेंट्स के लिए क्या होगा कि हमारा बच्चा पढ़ लिख ले और कुछ और अपनी ज़िंदगी में बन जाए। ठीक है, टीचर्स के लिए होगा बच्चा पढ़े, अच्छे मार्क्स भी लेकर आए, स्कूल का नाम रोशन करे, टीचर को भी याद रखे, टीचर का नाम भी रोशन करे। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होगा सिर्फ कि आपका जो स्कूल है, हमारे स्कूल के सभी बच्चे एक अच्छा रिजल्ट शो करें। रिलीजियस लीडर्स के लिए होगा कि उसमें रिलीजियस की पढ़ाई हो, बच्चा मॉरल एक सिटीजन बने, एक अच्छा इंडिविजुअल बने, ये हो सकता है। पॉलिटिशियंस के लिए क्या होगा कि जो बच्चा है वो पढ़ लिख ले और देश का नाम रोशन करे। आर्टिस्ट के लिए क्या होगा कि उसमें आर्टिस्टिक चीज़ें डाली जाएं, क्रिएटिव एक इंडिविजुअल बने। तो देखिए सबके अपने एक ओन वेज हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, मे बी किसी और का कोई और परसेप्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू अ स्टूडेंट एजुकेशन मीन्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो एक स्टूडेंट के लिए मे बी क्या हो एजुकेशन का मतलब कि मैं अपने अंदर नॉलेज एक्वायर कर सकूं। रिसीविंग अ डिग्री और डिप्लोमा हो सकता है किसी के लिए हो कि मुझे सिर्फ डिग्री मिल जाए और डिप्लोमा मिल जाए। अ स्टेटमेंट्स मेक क्लेम दैट इट मीन्स टू ट्रेन इंडिविजुअल्स एज सिटीजन्स। तो ये हो सकता है स्टेटमेंट्स के लिए। और टीचर के लिए हो सकता है कि एजुकेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ अ न्यू मैन एंड अ न्यू सोसाइटी। तो सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने हैं जो भी आपको लगता है कि एक टीचर के अकॉर्डिंग, पेरेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग क्या क्या एजुकेशन के मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए प्लेस टू प्लेस अलग होता है, टाइम टू टाइम अलग होता है। यहाँ पे एक बहुत ही मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें पॉलिटिशियंस के लिए एजुकेशन का मीनिंग बताया था, एंड बाकी सबके लिए भी, कि जो स्टूडेंट्स जो होते हैं जो क्लास में बहुत अच्छा करते हैं, फर्स्ट आते हैं, वो सब बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर एंड सो ऑन, अच्छे अच्छे प्रोफेशंस चूज़ करते हैं। एंड जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज प्रोफेशंस में होते हैं, और वहीं पे जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करते हैं वो बनते हैं पॉलिटिशियंस। तो ऐसे ही फ़नी वे में मेम बनाया हुआ था ये, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, सभी के साथ वर्क करे ऐसा भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे उस वीडियो का एग्जाम्पल मुझे इसलिए याद आया कि एजुकेशन के लिए यहाँ पे देखिए जिसने भी वो बनाई है वीडियो, उसके लिए एजुकेशन का क्या मतलब होगा कि जो बैक बेंचर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ था उसमें, कि बैक बेंचर्स हैं जो अच्छा नहीं करते हैं, जो बिल्कुल पास होते हैं, तो वो पॉलिटिशियन बनते हैं। अब चलाता कौन है, देखिए पॉलिटिशियन सभी को चलाता है, डॉक्टर्स हो गए या जो एवरेज स्टूडेंट्स कुछ और प्रोफेशन में गए, सब डिपेंडेंट है देश को कौन चला रहा है, पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा पावरफुल वो हुए। तो इस तरीके से वो वीडियो बनाई हुई थी, ऑल्दो ऐसा नहीं है, सभी इक्वल हैं। तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे याद आया। तो बिल्कुल देखिए एजुकेशन का मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ एजुकेशन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, बिल्कुल टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस अलग होता है। अब देखिए कई बार प्लेस टू प्लेस का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें और यहाँ पे हम सिटीज़ वगैरह की बात करें, अर्बन प्लेसेस की, तो बहुत लोग आपने देखा होगा जो गांव से शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं सिर्फ अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, कि हमारे बच्चे जो हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, दैट इज़ वाई दे शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। सो यहाँ पे देखिए आप अब ये समझ सकते हैं कि प्लेस टू प्लेस एजुकेशन का क्या डिफरेंट मीनिंग है। अब यहाँ पे देखिए कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, कि बस हमारा बच्चा बड़ा हो जाए, एक स्कूल का सर्टिफिकेट मिल जाए उसको 10th या 12th का, एंड फिर हमारे साथ हमारे बिजनेस में लग जाए। तो ये मतलब अलग अलग जगह का, अलग अलग माहौल का एजुकेशन के लिए अलग अलग मीनिंग भी होता है और अलग अलग लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस भी होता है। ठीक है, अब टाइम टू टाइम की बात करें, देखिए आपने देखा होगा पहले के वक्त में एजुकेशन पे कम बल दिया जाता था। उससे पहले की बात करें तो वेदास वगैरह के टाइम में, ऋग्वेदा वगैरह थे जब, तो वहाँ पे
आई डोंट रिमेम्बर मच, बट मतलब वहाँ पे गुरुकुल सिस्टम होता था बेसिकली। फिर देखिए पहले के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे एंड प्राइवेट स्कूल्स कम थे। अब प्राइवेट स्कूल्स इतने अच्छे हैं, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की एक बार को हमने देखा हालत अच्छी नहीं थी, और अब गवर्नमेंट स्कूल्स की भी हालत अच्छी होती जा रही है एंड दे आर कमिंग लाइक इक्वल, टक्कर दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को। तो ये देखिए टाइम के साथ एजुकेशन का मीनिंग भी चेंज हो रहा है और लेवल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चाहे आज के टाइम में देखिए एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो, वो भी अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाना चाहता है। एक मोची ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद लाइक उसने कभी एजुकेशन ली हो या नहीं, पर उसको आज के टाइम में एजुकेशन का इतना महत्व पता होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और पढ़ लिख कर कुछ बनाना चाहता है। इट हैज़ पास्ड थ्रू मैनी एजेस एंड स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। तो पढ़ाई का देखिए एजेस और स्टेजेस रहे हैं एवोल्यूशन के, ठीक है। जैसे मैंने बताया पहले गुरुकुल सिस्टम था, फिर वो चेंज हुआ एंड आज के टाइम में हमारे पास फॉर्मल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ अकेडमिक ही नहीं, आपको देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और वो चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, ठीक है। एट एवरी स्टेज इट हैज़ had a different meaning according to is existing social conditions, ठीक है। तो हर एक सोशल जैसा जैसा माहौल मतलब वैसा ही पढ़ाई का आपका एजुकेशन का मीनिंग होता है, और ये हर लाइक टाइम टू टाइम हर सदी में हम बोल सकते हैं चेंज होता रहता है। द टर्म एजुकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये एटोमोलॉजिकली मीनिंग बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटोमोलॉजिकली मीनिंग बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड से बना है कौन सा वर्ड, एडुकेट, ठीक है, विच मीन्स टू एजुकेट, टू ब्रिंग अबाउट, सॉरी टू ब्रिंग अप, टू ड्रॉ, ठीक है। इनको आप हाईलाइट करके लिखें। द लेटेंट पावर्स ऑफ चाइल्ड, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है एंड इसको बिल्कुल आप रट लें एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात कम है और लर्न करने वाली ज़्यादा है, ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। कन्फर्मिंग टू द मीनिंग्स डुर्केम डिफाइंड एजुकेशन एज, तो यहाँ पे देखिए कुछ एजुकेशन की डेफिनेशंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आपको याद रहती हैं वही इंक्लूड कर ले। एंड जिन स्टूडेंट्स को लाइक मेरी तरह डेफिनेशंस लर्न करने में प्रॉब्लम होती है वर्ड टू वर्ड, तो वो स्किप भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डेफिनेशंस का पार्ट एंड होता है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इतना कर सकते हैं, अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप समझ के लिखते हैं लाइक रट कर नहीं लिख सकते हैं। आई नो डेफिनेशंस को रटना पड़ता है, हमेशा याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहीं पे देखिए अब पेज 97 है हमारी बुक का, वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ही कंसीव्ड ऑफ एजुकेशन एज, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है दुर्केम की, ठीक है। अगर इसको किसी और तरीके से भी प्रोनाउंस करते हैं आप, नो इश्यूज, हमें क्या बोला है उस पर ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। अब उसने कहा क्या है इन्होंने कि हेंस एजुकेशन में बी ब्रॉडली रिगार्डेड एज द वे इन विच पीपल लर्न टू टेक पार्ट इन द लाइफ ऑफ सोसाइटी इन विच दे लिव। अब देखिए एजुकेशन पैटर्न या एक करिकुलम कैसा होता है, एक पर्टिकुलर जगह का करिकुलम होता है एक सोसाइटी के बेस पर, ठीक है। जिस तरह की उसकी सोसाइटी उसी तरह का, या कल्चर उस तरह, जिस तरह का कल्चर और सोसाइटी होगी उसी तरह का वहाँ का करिकुलम भी होगा, ठीक है। जैसे हमारे करिकुलम में देखिए यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड में होली, दिवाली, क्रिसमस, इन सब के बारे में भी पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सब त्योहार हमारे सिस्टम में, हमारे कल्चर में हम पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को किसी फॉरेन की शिक्षा तो देंगे नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा है। एसएसटी का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हम इंडियन मैप दिखाते हैं, मतलब वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ाते हैं, बट इंडिया के रिगार्ड में ज़्यादा बताते हैं। मुगलों के टाइम की कहानियाँ होती हैं, बातें होती है, पंचतंत्र स्टोरीज इंक्लूड की जाती है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारा कल्चर ये है और हम एजुकेशन भी अपने कल्चर के बेस पे देंगे। हमारा करिकुलम किस पे बेस्ड है, हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी के बेस पे है, ठीक है। तो यही बात दुर्केम ने यहाँ पे बोली है, ठीक है, कि जिस तरह की सोसाइटी होगी, जिस तरह की सोसाइटी में लोग रहते हैं, उसी तरह की चीज़ों में वो लोग पार्ट करेंगे और उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम उस क्षेत्र का होगा, ठीक है। जिनको लर्न नहीं होता है यहाँ से शुरू कर दे कि दुर्केम ने ऐसा कहा था। इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज ना करें, जो आप उसकी बात से, दुर्केम की जो बात से इवेल्युएट किया है, जो उसने लाइक मीनिंग बताया है, क्या उसने कहना चाहता है, वो आप अपने शब्दों में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है।
Education is the social process by which individual learn the things necessary to fit him एंड टू द सोशल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। देखिए एजुकेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को ये लर्न कराता है कि हाउ टू फिट इन द सोसाइटी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग कि वो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ सोशल बीइंग भी हो और वो सोसाइटी में अच्छी तरह से फिट हो जाए। ठीक है, सो ये पॉइंट रहा यहाँ पे। अब एजुकेशन के बारे में है, एजुकेशन इज प्राइमरीली डेलिबरेट लर्निंग विच फिट्स द इंडिविजुअल फॉर हिज एडल्ट रोल इन सोसाइटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखते हैं हम बच्चा देखिए मेच्योर जैसे जैसे होता है या जितनी एजुकेशन वो लेता है उतना मेच्योर और एक अच्छा इंसान, सभ्य इंसान वो बनता है, उतना ही स्मार्ट वो होता जाता है और उसकी थिंकिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। कई बार देखिए छोटे बच्चे जो बहुत शैतानियाँ करते हैं या कुछ ऐसे बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो घुल मिल नहीं पाते हैं, तो वहाँ माँ बाप कहते हैं कि बड़ा होगा तो अपने आप इसको अकल आ जाएगी, अपने आप समझदार हो जाएगा। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए क्योंकि एजुकेशन वो बच्चे लेते हैं, मेच्योर डे बाय डे होते हैं। एजुकेशन ज़रूरी नहीं है वो फॉर्मल सेटिंग में ही ली जाए, इनफॉर्मल सेटिंग की भी यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली ये नहीं बोला जा रहा है कि एजुकेशन फॉर्मल सेटिंग में ही है, मतलब वो जो शिक्षा ले रहे हैं दिन प्रतिदिन उससे उनको समझ आएगी, उनकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, एज काउंट्स एंड यहाँ पे है मीड फेसेट। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन, ठीक है, अगर आपको लर्न होती है तो याद कर लें, मुझे लर्न कभी नहीं होती थी तो मैं हमेशा स्किप करती थी, बट उन डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि काउंट एंड मीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन ये चीज़ थी। वहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं, बस बाकी चीज़ें जो आपने उससे इवैल्यूएट किया वो लिखते हैं। ठीक है यहाँ पे एक और डेफिनेशन है। देन अब सोशल सिस्टम क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, एजुकेशन एज अ सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, इधर उधर भटक नहीं जाना आंसर से कि फ्लो में सिर्फ एजुकेशन के बारे में लिख दिया एंड सोशल सिस्टम के बारे में लिखा ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे ये है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल सिस्टम के, एंड उसके बाद सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एंड कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के इन सबको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये आंसर डाला है, मैंने डाला है इस आंसर को 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये 4 मार्क्स में आया है तो अब आप देखिए आप कितना कट शॉर्ट कर सकते हैं और क्या ज़रूरी है और क्या लिखना है। ठीक है, मैंने 16 मार्क्स के हिसाब से डाला है क्योंकि ये 16 मार्क्स में भी आ सकता है, चांसेस कम है बट बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सोशल सिस्टम क्या है, एवरीवन, कि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी में एक रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, देयर इज लाइक एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरी पर्सन। ठीक है, उस सोशल सिस्टम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि समाज के हिसाब से ढलना पड़ता है, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वहाँ पे ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस, अब कई बार बड़े बुजुर्ग उसको गलत लहजे में भी बोल देते हैं, तो उस तरीके से बिल्कुल ना ले। मतलब सोशल सिस्टम मतलब समाज के साथ घुल मिलकर चलना होता है, सबसे अच्छे रिश्ते बनाने होते हैं, सबसे बातचीत करनी होती है। आप बिना बातचीत के तो किसी से रह नहीं सकते हैं। आपको अपना पेट भरने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए नौकरी करनी है, नौकरी करेंगे तो या बिजनेस करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं, तो लोगों से डील करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, कॉपरेट करना पड़ेगा औरों के साथ। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे, अब एक सोसाइटी में हम रहते हैं, वहीं पे आसपास के लोग हैं, उनके साथ सामाजिक रहना पड़ेगा, सामाजिक कार्यक्रम भी जो होते हैं, पार्टीज वगैरह, वो अटेंड करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यही लाइफ है। दिस इज द बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी, यही एक वो है एक सोसाइटी जिसमें हर एक इंडिविजुअल रहता है। और ये सिर्फ मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही बात नहीं कर रही हूँ, आप दुनिया में कहीं पर भी चली जाइए, यही एक ह्यूमन उसके लेवल्स चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है कल्चर के हिसाब से, पर चीज़ें सेम है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर है। उसी को बोलते हैं हम सोशल सिस्टम बेसिकली। ठीक है, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि आप, मैं, हम सब सोशल सिस्टम में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं हमने सोशल सिस्टम को कभी देखा ही नहीं या बिल्कुल एक ये न्यू टर्म आ गई है, सभी हम स्पेसिफिकली सोशल टर्म से भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही इन शॉर्ट जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये लिख सकते हैं। ठीक है, एंड एक सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्कूल होता है, एंड देर आर ऑफिसेज एंड ऑल वेयर वी हैव टू वर्क, एंड अदर
पार्टीज वगैरह, सामाजिक कार्यक्रम, इन सब के बारे में भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये चीज़ें ऐसे नहीं है सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ बोल रही हूँ, ये सब आप अपने आंसर में, अपने वर्ड्स में इंक्लूड करिए, बिल्कुल इंक्लूड करिए, ठीक है। एंड यही सब चीज़ें होती हैं जो एक सोसाइटी को क्या बनाती है, मॉडर्न सोसाइटी या फंक्शनल बनाती है एक सोसाइटी को बेसिकली, ठीक है। हमेशा एक चीज़ और कही जाती है कि एक इंसान का बहुत आवश्यक है कि वो समाज के साथ जुड़कर रहे और समाज के हिसाब से आगे बढ़े, मतलब ज़माने के साथ बदलता रहे। जो बदलता नहीं है वो पीछे भी रह जाता है, तो वो भी बहुत आवश्यक है। और देखिए ये सब बातें ऐसे ही हवा में नहीं बोली जाती हैं, इनके पीछे बहुत कारण छुपे होते हैं, तभी ये बोली जाती है। अब यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं सोशल सिस्टम के, वो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 98 है ये बुक का, एंड सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये करेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा एजुकेशन और सोशल सिस्टम का एक एक पॉइंट की डिस्क्राइब करते हुए उनको, ये पार्ट स्किप आप नहीं कर सकते हैं, एज इट इज लिखना है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आंसर, ठीक है। 16 मार्क्स में आता है तो इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। यस, so social functions of education. Education as a social institution plays vital role in our society, ठीक है। education मतलब एक ये लगा लीजिए, एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक सोसाइटी एक तरीके से अपने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से फंक्शन करती रहे। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज मल्टी डायमेंशनल विद इन द स्कूल सिस्टम एंड आउटसाइड इट। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल एक एजुकेशन सिस्टम प्ले करता है, मतलब यहाँ पे देखिए इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, फॉर्मल सेटिंग में भी आप एजुकेशन दे सकते हो, इनफॉर्मल सेटिंग में भी। तो ये नहीं सोचना है कि स्कूल जाकर ही एक इंडिविजुअल एजुकेट होता है, अदरवाइज तो वो एक ना सोशल बीइंग है ना कुछ, उसने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम स्कूल में भी बहुत कुछ सीखते हैं और उसके बाहर भी इनफॉर्मली भी बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। It performs the function of socializing the individual for a variety of social roles. अब देखिए एजुकेशन एक पर्सन को इतना तैयार कर देती है कि वो अपनी लाइफ में डिफरेंट सोशल रोल्स प्ले कर सके, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे सोशल रोल्स की बात हो रही है। देखिए एक इंसान जो होता है उसको सोसाइटी में एक अलग रोल प्ले करना होता है, यहीं पे रिलेशनशिप्स उसकी हर एक इंडिविजुअल के साथ अलग होती है। वो आज के टाइम में किसी का बेटा है, बेटी है, कल को उसका पति बनेगा, पत्नी बनेगा, उसके बाद यहाँ पे खुद के भी बच्चे होंगे। तो देखिए सोसाइटी में आपके रोल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और एजुकेशन कहीं ना कहीं आपका सोशल रोल्स को प्ले करने में हेल्प करती है। साथ में डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आप ये मत सोचिएगा एजुकेशन मतलब स्कूल में जाके कैसे ये सब पता चलेगा। कुछ एक्सपीरियंसेस स्कूल में मिलते हैं, एजुकेशन स्कूल में मिलती है, तो कुछ आउटसाइड द स्कूल इनफॉर्मल सेटिंग में भी मिलती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोसाइटी। अब देखिए इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, एक सोसाइटी में रहना कैसे है, तो वो भी एजुकेशन का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे आप अक्सर देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मार्केट लेके जाते हैं, सभी के साथ नहीं बट ज़्यादातर, कि वो कोई भी टॉय शॉप दिखी या कुछ उनको लेना है तो नहीं मिलता, अगर पेरेंट्स नहीं दिलाते हैं उनकी पसंद की चीज़ तो वो रोने लग जाते हैं, ठीक है। मार्केट में ही एक सीन क्रिएट कर देते हैं शॉप पर। तो वहाँ पे देखिए धीरे धीरे वो बच्चा एजुकेशन जैसे ही उसको चाहे वो फॉर्मल सेटिंग में मिले इनफॉर्मल में, तो वो ये चीज़ सीखता है कि एक सोसाइटी में क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और वो अपना क्राई बिहेवियर जो होता है वो धीरे धीरे छोड़ देता है। उसको ये समझ आना शुरू होता है कि सभी चीज़ें जो मुझे पसंद है उनमें से सभी चीज़ें मैं नहीं ले सकता हूँ, सभी चीज़ें लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ की नहीं है, और क्या लेने में मैं सक्षम हूँ, क्या लेने में नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या दिलाने में सक्षम है, क्या नहीं है, ठीक है। और प्लस सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ है आवश्यकता देखनी होगी, ठीक है। एजुकेशन इज़ अ नेसेसिटी राइट फ्रॉम द सिंपल सोसाइटी टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। दोनों मतलब हर टाइप की सोसाइटी में देयर इज़ नीड फॉर द एजुकेशन। वी कैन नॉट से कि इंडिया के अंदर एजुकेशन की ज़रूरत है और कहीं नहीं है, या यूएस के अंदर एजुकेशन की ज़रूरत है और कहीं नहीं है, हर तरह की सोसाइटी में। एंड प्लस देखिए रूरल सेटिंग हो, अर्बन सेटिंग हो, एनीवेयर
एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी इंडिविजुअल। अब यहाँ पे सोशल फंक्शंस क्या है एजुकेशन की, कि एक पर्सन को किस तरह से सोशलाइज होना है वो एजुकेशन से पता चलता है। ठीक है, सोशलाइजेशन में एक पर्सन को समाजीकरण में हेल्प करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को डेवलप होता है, बहुत सारे ऐसे मैनर्स, तौर तरीके, हमारी पर्सनालिटी, जेस्चर्स, एवरीथिंग लाइक इसमें सोशल फंक्शन लाइक हेल्प रहती है एजुकेशन की इन फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, नॉट सोशल बिहेवियर, बेसिकली द पर्सनालिटी ओनली। देन सोशल कंट्रोल करना सिखाता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बच्चे का, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सोसाइटी के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट होना है, घुलना मिलना है, वो पता चलता है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस पता चलता है, एंड प्रोवाइड रूट फॉर सोशल मोबिलिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कोई भी 5 चूज कर सकते हैं और उनको ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आंसर रिटन है, एंड आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स में ही हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब पॉइंट के भी सब पॉइंट्स हैं एंड टू द पॉइंट डिस्क्राइब किया है। कोई भी ये नहीं है कि एक पॉइंट को आपका आधे आधे पेज का या एक एक पेज का खींचा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आते हैं यूनिट 1 पे। अब देखिए यूनिट 1 में यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों में आपकी चॉइस होती है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, तो ऐसा ही 2019 के क्वेश्चन पेपर में है। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है जो कि टेक्निकली आपका यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्कस इन डिटेल द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डिसिप्लिनरिटी। आपको ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करने हैं किसके, डिसिप्लिनरिटी के। ठीक है, तो पहले तो ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या होता है उसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद कुछ इस तरीके से हम देखिए पैराग्राफ चेंज की जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे चाहते तो इस पैराग्राफ को कंटिन्यू कर सकते थे बट वो बोरिंग लगता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो पैराग्राफ्स पे स्विच किया गया। अगर आप चाहें तो इनको पॉइंट्स भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। 3 पार्ट में यहाँ पे 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स में इंट्रोडक्शन आपकी आई है। देन एग्रीमेंट्स में इंक्लूड प्रोविजन सच एज, तो यहाँ पे किस एग्रीमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनरिटी की। अब देखिए डिटेल लिखा है तो हम डिस्कस तो बिल्कुल डिटेल में करेंगे, और यहाँ से हमारे शुरू हुए 16 मार्क्स के, तो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करने हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट्स को डिस्कस किया हुआ है, एंड देन द एम्प्लॉय लाइक यहाँ पे कंक्लूड किया गया है इस पार्ट में। ठीक है, एंड दैट्स इट, हमारा आंसर यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, कुछ देख लीजिए आप, इतना बड़ा आंसर हमारा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ अगर आपको कम लग रहा हो ये, क्योंकि इसके बारे में देखिए एक ही पार्ट है। हमेशा जनरली आप देखेंगे 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में तो बिल्कुल ही होता है। तो यहाँ पे एक ही पार्ट में है कि सिर्फ ऑल्टरनेटिव ऑफ डिसिप्लिनरिटी के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में और क्या डालेंगे, डिसिप्लिनरिटी क्या होता है, ठीक है, या डिसिप्लिन क्या होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है, एकेडमिक डिसिप्लिन आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन एंड देन एग्रीमेंट्स। ठीक है, अदरवाइज यही आपका इजीली 5 पेजेस में चला जाएगा, 5 to 6 पेजेस में इजीली जाएगा। एंड थोड़ा सा अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, 8 पेजेस की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप टच करना चाहते हैं सो यू कैन इंक्लूड दैट, या फिर आप लाइक स्पेस से नहीं लिखते, आप पास लिखते हैं तो आपके 4 या 5 पेजेस इंक्लूड होंगे। तो आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लाइक हाफ पेज की इंट्रोडक्शन ऐड करना है, ये नहीं है कि उसको आप 2-2, 3-3 पेज की स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन 3 यहाँ पे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। देखिए अप्रोच पे क्वेश्चन बिल्कुल आता है, एंड इसमें आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में 4 या 16 किसी में भी आ सकता है। दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट स्किप। सो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एज अ नॉलेज व्यू एंड curriculum approach that consciously applies methodology and language from more than one discipline to examine a central tendency, issue, problem and और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए ये आ गई आपकी डेफिनेशन से स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, एंड अनदर डेफिनेशन
लर्न कर पाते हैं तो करें, वरना इसको रटने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्या इसमें लिखा है वो समझे और अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। अकेडमिक डिसिप्लिन्स आर गुड प्लेटफॉर्म टू इम्पार्ट एंड जनरेट न्यू नॉलेज। अब देखिए क्यों ज़रूरी है अकेडमिक डिसिप्लिन। अभी हमने ऊपर भी अकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, आप उसके बारे में ही जैसे मैंने बताया, ये एकेडमिक डिसिप्लिन इज समथिंग जो आपको सिर्फ इसी का क्वेश्चन आता है उसी में हेल्प करेगा, ये नहीं है। आप इसमें और भी लाइक आंसर्स में इसको एज अ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्किप्ड, राइट। सो ये है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का क्वेश्चन, बट वी हैव इंक्लूडेड एकेडमिक डिसिप्लिन की इंट्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। देन आप यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है आपने वो बताया, वो बताना स्टार्ट किया। एंड देन यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के 2 डिस्टिंक्ट अप्रोचेस जो होती हैं वो लिखी हुई हैं, एक एक पॉइंट में उनको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे इन दोनों अप्रोच का एक फ्लो चार्ट अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे हम बोलेंगे की पॉइंट जो है, जो आपको मार्क्स दिलाने में ज़्यादा हेल्प करेगा, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। तो इसको आपको डिटेल में ही करना है, इसमें आप कोई भी स्किप नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे फुल्ली डिटेल में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। एंड देन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स एक यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे होते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का है, तो आपको ज़रूरी नहीं है, इसको हटा दो, यूनिवर्सिटी के बारे में सिंपली लिखो, ठीक है, कि क्या एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। सो दीज पॉइंट्स, और इसका भी आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट्स इट, आपको इतना ही लिखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। बट यहाँ पे देखिए एक ट्रिक देखिए कि क्वेश्चन जनरली जो भी पूछा जा रहा है, आप उसमें जो सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, तो उसमें डिसिप्लिन्स, कौन सा डिसिप्लिन, ना कि स्कूल डिसिप्लिन, ये बात हो रही है एकेडमिक डिसिप्लिन्स की, तो वो आप एज अ इंट्रोडक्शन अपने बाकी आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से लाइक आप उसमें उसके बारे में 1 से 1.5 पेज लिख लो, इतना आंसर आप लाइक प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। देन यहाँ पे यूनिट 2 से है क्वेश्चन 4 एंड 5, ठीक है, कोई भी एक अगेन आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज यूनिट 2 से टेक्निकली क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द एमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, कि क्या एमर्जिंग डायमेंशंस हैं स्कूल की और एक टीचर एजुकेशन की, ठीक है। सो यहाँ पे पहले स्कूल को डिस्क्राइब कर सकते हैं और टीचर एजुकेशन को, वाइस वर्सा, पहले या तो इसको कर लो इसको कर लो, अपने तरीके से आप कर सकते हो। क्या दोनों चीज़ें होती हैं एक एक पैराग्राफ में आपने इंक्लूड किया। देन यहाँ पर है कि टीचर एजुकेशन की फाउंडेशन और टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। देन टेक्निक्स, अब देखिए जब भी इस बार, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, टीचर एजुकेशन पे इस साल कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप टीचर एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेट करते हुए लिखोगे, मतलब ई लर्निंग से रिलेट करते हुए लिखना है, बिकॉज अभी 1.5 साल से सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग ही हो रही है, ठीक है। ई लर्निंग के बारे में थोड़ा सा लिखा। देन कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, मतलब टीचिंग के ही बारे में आप बता रहे हो, जितनी आपको टीचर एजुकेशन के बारे में नॉलेज है इसमें लिख दो, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्यों है, एंड ई एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मोबाइल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और आज के टाइम में कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले किया है इस आपदा के दौरान, पैंडमिक के दौरान, तो उससे रिलेट करते हुए लिखना है। देन टीचर एजुकेशन के बारे में सिंपली कि आप इसमें ये बताएं कि टीचर एजुकेशन किस किस, लाइक बीएड होता है, उसमें एमएड होता है, जेबीटी होता है, ये वो जितना भी आपको पता है टीचर एजुकेशन के बारे में, उसके कोर्सेज के बारे में वो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कराता है, एनसीटीई के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। एंड यूजीसी का उसमें क्या रोल होता है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीचर एजुकेशन क्या है, टीचर एजुकेशन है टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल थ्योरी और प्रोफेशनल स्किल्स को मिलाकर क्या बनता है, टीचर एजुकेशन। उसके अंदर टीचिंग की स्किल्स होती हैं, पेडागोजी थ्योरी होती है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है जिसके आप टीचर बनेंगे उसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं, और आपके साथ में प्रोफेशनल स्किल्स सिखाए जाते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स हर एक कोर्स में होते हैं, चाहे लाइक कोई लॉयर बन रहा हो, कोई आर्किटेक्ट बन रहा हो, या और कोई आप फील्ड में जाए तो वो सभी में होते हैं। लेकिन आपकी फील्ड से जुड़ी जो चीज़ें हैं जो आपके ही डिसिप्लिन से, यानी कि आपके एकेडमिक डिसिप्लिन से जुड़ी हैं, वो है टीचिंग एजुकेशन से जुड़ी टीचिंग स्किल्स, पेडागोजी थ्योरी, ठीक है। सो ये चीज़ और ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इस तरीके से आप देखिए बीच बीच में से कहाँ से आपको फ्लो चार्ट निकालना है आप खुद से निकाल सकते हैं। एंड अब इन तीनों को कर दें शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब, ठीक है। अब टीचर एजुकेशन का नेचर क्या होता है वो लिख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर दें एंड। अब देखिए इसमें स्कूल का पॉइंट बहुत थोड़ा सा रहा, तो दोनों में से लाइक कोई वो नहीं है, टीचर एजुकेशन ही मेनली इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। किस तरह से एक स्कूल को मॉनिटर किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, और वो किस तरह से हेल्प करता है एक स्कूल की डेवलपमेंट में, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं। आम आदमी पार्टी का एक चैनल है एंड वहाँ पे देखिए मनीष सिसोदिया द्वारा, जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बहुत सारे स्कूलों का मॉनिटरिंग की गई है, इवैल्यूएशन किया गया है। वो वीडियोज आप देखें, आपको पता चलेगा कि मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है, इवैल्यूएशन किस तरीके से स्कूलों का डेवलप किया जाता है और जिसके वजह से स्कूल डेवलप होते हैं। देखिए क्यों डेवलप होते हैं, इसी की वजह से स्कूल, देखिए कोई देखने वाला ही नहीं होगा कि स्कूल किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कोई इवैल्यूएशन या मॉनिटरिंग कोई देखने वाला ही नहीं है, तो क्या वो अच्छे से काम करेंगे। इसी तरीके से देखिए आपके एग्जाम्स होते हैं तभी आप पढ़ते हैं। अगर एग्जाम हो ही नहीं कि आपको हो कि बस आपको टीचर पढ़ा रही है, आपने पढ़ लिया, फिर आप प्रमोट हो जाते हो, कोई एग्जाम वगैरह कुछ पैटर्न ही नहीं, एग्जाम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है आप पढ़ोगे या और कोई बच्चा पढ़ेगा। तो ऐसा देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक चीज़ का इवैल्यूएशन हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, तभी एक चीज़ जो है वो एनर्जेटिक वे में काम करती है, चाहे वो डर के कह लो या कुछ अच्छा करने के लिए कह लो, बट काम इसी तरीके से होता है। एंड ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का कॉल कह लो या ह्यूमन नेचर कह लो, हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप बताएंगे मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होता क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप खुद से भी लाइक, ये एक ऐसा आंसर है कि जो आप खुद से कर सकते हो, आपको लाइक इसके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं हो तो, ठीक है। अब यहीं पे किरण बेदी का भी एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। वहाँ पे भी किरण बेदी ने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस का मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किया है, साथ में आपके जो स्कूल्स हैं उनका भी इवैल्यूएशन किया है, मॉनिटरिंग की है। अभी उनकी पोस्टिंग साउथ में कहीं पर है, आई थिंक तमिलनाडु में है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम किरण बेदी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो वीडियोस आप देखिए। एंड एज अ टीचर देखिए ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से होता है एंड क्या उसका रोल है। तो वहाँ पे आप देखेंगे खुद से और खुद से इस आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हैं। लिखना किस तरीके से है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्कूल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो किस टाइप्स की होती है एंड कुछ इस तरीके से, और किस तरीके से देखिए एक स्कूल प्रोग्रेस करता है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स का मैं आपको बताती हूँ। एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जब भी इंस्पेक्शन होता है या बेसिकली वो मॉनिटरिंग ही है, इवैल्यूएशन है स्कूल्स का, तो ये जब भी होता है तो आप देखेंगे कि स्कूल की ना दूर दशा बदल जाती है। मतलब नॉर्मल डेज में स्कूल कुछ और होता है और जब उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन या इंस्पेक्शन का बेसिकली टाइम आता है तो बिल्कुल स्कूल को चमका दिया जाता है, बिल्कुल बदल दिया जाता है। लाइक टीचर्स आर वेल ड्रेस्ड एंड ये लाइक गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। एंड जिन भी स्कूल में, मतलब अगर आपकी स्कूलिंग रही है गवर्नमेंट स्कूल से या आपने कभी उस स्कूल में पढ़ाया हो या देखा हो, कभी भी आपका कोई लाइक रिलेटिव पढ़ता हो या कोई भी बच्चा, तो आपको ये चीज़ का अनुभव उनसे मिलेगा। आप उनसे बातचीत करें कि क्या होता है इंस्पेक्शन के टाइम पे, एक बच्चा क्या क्या फील करता है। अगर कोई KVS का बच्चा है एंड आपके इर्द गिर्द रहता है तो उससे पूछें कि इंस्पेक्शन के टाइम में उनके स्कूल में क्या होता है। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एंड इसके बारे में लिखने को बहुत कुछ है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम पेपर ऑफ सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। सो होप सो आज आपको वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ आया होगा कि यस किस तरीके से आंसर लिखना होता है
बीएड के अंदर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स में, एंड 2019 का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी सब्जेक्ट्स के 2018 के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि येस यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, और फिर से हम अभी तो हम 2019 की सीरीज़ कर रहे हैं, फिर हम 2018 की सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट अगर आप सभी का सपोर्ट रहता है तभी शुरू करेंगे। एंड हिंदी मीडियम में भी क्लासेस जल्दी आएंगी, क्योंकि हिंदी में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए भी क्लासेस जल्दी सी मैं लेकर आऊँगी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक प्लीज़ करें, एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड साथ में देखिए, बुक्स बिल्कुल परचेज कर सकते हैं आप, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे आप कोई भी किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हो, बैचलर का एग्जाम दे रहे हो, मास्टर का एग्जाम दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम से पहले, चाहे वो 10th का 12th का बच्चा हो, कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप फोकस ज़रूर करें, ठीक है। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends in your college groups, and subscribe to my YouTube channel.